नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आपका स्वागत करती हूं। चक्रास क्या हैं? हमारे शरीर में शक्ति संवाहक जो नाड़ियां होती हैं वो एक जाल सा बनाती हैं और जहां कहीं ये नाड़ियां आपस में मिलती हैं वहां पे एक एनर्जी सेंटर बनाती हैं। इन्हीं एनर्जी सेंटर्स को हम चक्र कहते हैं। कई चक्र हैं, लेकिन जिनमें 7 चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये चक्र करते क्या हैं? ये चक्र कॉस्मोस से एनर्जी को रिसीव करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और उसके बाद ट्रांसमिट कर देते हैं। इन चक्रों को एनर्जी कम मिलती है तो फिर ये अवरुद्ध हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और ज़्यादा मिलती है तो असंतुलित हो जाते हैं। इन चक्रों को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना ये हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन चक्रों का आपस में एक दूसरे के साथ भी गहरा संबंध है। विशेष करके जितने भी लोअर चक्रास हैं, उनका संबंध किसी न किसी अपर चक्र के साथ है। तो चलिए जानते हैं कि ये संबंध किस प्रकार का है और किस तरह से ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। मूलाधार या रूट चक्र का संबंध थर्ड आई या आज्ञा चक्र के साथ होता है। मूलाधार चक्र अपने फिजिकल सिक्योरिटी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एवं फिजिकलिटी के लिए जाना जाता है, जबकि थर्ड आई या आज्ञा चक्र अपनी कल्पनाशीलता, विवेक एवं आध्यात्म के लिए जाना जाता है, सही निर्णय लेने के लिए जाना जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि ये दोनों चक्र एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। अर्थात अगर एक चक्र एक्सेस हो जाता है तो दूसरा चक्र कम हो जाता है, और अगर दूसरा चक्र एक्सेस हो जाता है तो पहला चक्र कम पड़ जाता है। जैसे यदि मनुष्य अपनी फिजिकल सिक्योरिटी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एवं फिजिकलिटी को लेकर बहुत अधिक जागरूक होता है और उसके पीछे दौड़ता रहता है, मटीरियलिस्टिक हो जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो कल्पनाशील नहीं हो सकता। उसमें विवेक शक्ति कम हो जाती है, उसमें इंट्यूटिव पावर्स नहीं रहते। आध्यात्म तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वही यदि किसी व्यक्ति में आध्यात्म है, वो आध्यात्म की राह पर चलता है, इंट्यूटिव है, कल्पनाशील है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके लिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, फिजिकलिटी और फिजिकल सेफ्टी कोई मायने नहीं रखती। तो इस तरह से ये दोनों चक्र एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि एक चक्र को ऊर्जा अधिक मिल रही है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा चक्र है वो कमजोर पड़ जाता है, और दूसरे चक्र को अगर ऊर्जा मिलती है तो पहला जो है नगण्य हो जाता है। इन दोनों के बीच के संबंध को अगर बनाए रखना है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ये दोनों चक्र संतुलित हो, तभी जीवन हर तरह से अपनी भौतिकता एवं आध्यात्म का आनंद ले पाएगा। इसी तरह स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध अनाहत चक्र से होता है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे इमोशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, सेक्सुअलिटी एवं हमारे सोशल रिलेशनशिप्स के साथ जुड़ा होता है। वही अनाहत चक्र अपने आप से प्रेम, संवेदनाएं, कंपैशन, एम्पैथी से जुड़ा हुआ होता है। ये दोनों चक्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं। अर्थात एक चक्र यदि एक्सेस होता है तो दूसरा चक्र भी एक्सेस होता है। तो यदि स्वाधिष्ठान को हमने संतुलित कर लिया
तो अनाहत को संतुलित करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे स्वाधिष्ठान चक्र एक्सपीरियंसेस देता है, अनाहत चक्र एक्सप्रेशन की बात करता है। अर्थात स्वाधिष्ठान में हम सामाजिक संबंधों को महसूस करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, और अनाहत चक्र में आते ही हम उन संबंधों के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच का संबंध बड़ा ही सुंदर होता है। लेकिन इन दोनों को संतुलित करने की जहां बात आती है, तो हमें यह समझना होगा कि जहां स्वाधिष्ठान संतुलित हो जाता है, वहां अनाहत को संतुलित करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मणिपुर चक्र का संबंध विशुद्धि चक्र से होता है। मणिपुर चक्र का संबंध जो है वो पावर एंड ईगो से होता है, और विशुद्धि चक्र का संबंध वॉइस कम्युनिकेशन। ये दोनों चक्रास भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं, अर्थात अगर एक एक्सेस हुआ तो दूसरा भी एक्सेस हो ही जाता है, और एक कम हुआ तो दूसरा भी कम पड़ जाता है। जैसे ईगो बहुत अधिक है तो स्वाभाविक सी बात है कि कम्युनिकेशन में डोमिनेशन आ जाएगा, वॉइस हाई होगा। लेकिन वहीं पर अगर सेल्फ एस्टीम नहीं है, ईगो बिल्कुल भी नहीं है, और आत्मविश्वास बिल्कुल जीरो लेवल पर है समझ लीजिए, या बहुत कम है, ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन पर इसका असर पड़ता ही है। कम्युनिकेशन कमजोर हो जाता है, व्यक्ति अपनी बात कहने से डरता है, आवाज भी बहुत ही लो होती है, बार बार कट कट कर आती है। अगर हम देखें हमारे भारतीय समाज की जो व्यवस्था है, उसमें अगर हम इनको डालकर समझें तो हम देखेंगे कि जहां महिलाएं अधिकांश लो सेल्फ एस्टीम से गुजरती हैं, तो ये अपनी बात को खुलकर कह नहीं पाती हैं, और वहीं पुरुष पैतृक सामाजिक व्यवस्था होने की वजह से अपने आप को दम के साथ कहते हैं। महिलाएं अपने इमोशंस को छुपाकर नहीं रख सकती, वे अपने आप को एक्सप्रेस कर ही देती हैं। लेकिन वही पुरुष अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को दबाकर रखते हैं। अपने फीलिंग्स को दबाकर लंबे समय तक रखने की वजह से अधिकांश हार्ट अटैक्स पुरुषों में होते हैं, महिलाओं में नहीं, क्योंकि महिलाएं सहज रूप से अपनी फीलिंग्स को अभिव्यक्त कर देती हैं, वो उन्हें भीतर जमा करके नहीं रखती। और वहीं पर महिलाएं क्योंकि बोल नहीं पाती, अपने विचारों को खुलकर अपनी बात कह नहीं पाती, इसीलिए हार्मोनल डिसबैलेंस, इम्बैलेंस, जैसे कि थायराइड की समस्याएं महिलाओं में ज्यादा होती है, पुरुषों में कम। तो इन चक्रों का प्रभाव, इनका अंतः संबंध हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे हायर चक्रास संतुलित रहें और उनके पावर्स और उनसे लाभ हमें मिलता रहे, तो हमें चाहिए कि हम अपने लोअर चक्रास पर काम करें, क्योंकि लोअर चक्रास संतुलित होंगे तो अपने आप हायर चक्रास बहुत हद तक संतुलित हो ही जाएंगे। इस अंतः संबंध को समझने के बाद इन चक्रास को साधना आसान हो जाता है और जीवन खुशियों से भर सकता है। हमें यह समझना ही होगा कि जब तक हम लोअर चक्रास पर काम नहीं करते, उन्हें संतुलित या एक्टिवेट नहीं करते, तब तक अपर चक्रास को साधना नामुमकिन है। अर्थात यदि एक बार लोअर चक्रास पर काम कर हम उन्हें संतुलित या एक्टिवेट कर लेते हैं, तो अपर चक्रास को साधना, उन्हें एक्टिवेट करना, उन्हें संतुलित करना आसान हो जाता है। और जब ये संतुलित हो जाते हैं, तब
जीवन भी संतुलन की राह पर आ जाता है, खुशियों से भर जाता है। चक्रों से जुड़ी और जानकारी को पाने के लिए देखते रहिए माइंड बॉडी एंड सोल।